हेलो एवरीवन, दिस इज अनुकृति फ्रॉम ईजिंग लॉ। पिछले वीडियो में मैंने जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने पार्ट 1 में कलेक्टिंग बैंकर के बाद में वीडियो को स्टॉप किया था। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज विल स्टार्ट विद द टॉपिक मोड्स ऑफ क्रॉसिंग। तो दो ही टाइप की क्रॉसिंग होती है चेक पे, एक जनरल क्रॉसिंग, एक स्पेसिफिक क्रॉसिंग। General crossing means either there are two parallel lines or between the two parallel lines the word and company or the word not negotiable is mentioned. Whereas in specific crossing, if you'll see the word not negotiable along with the name of bank is mentioned. ठीक है, तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जनरल क्रॉसिंग मतलब जो पैसा है वो किसी भी बैंक में डिपॉजिट हो सकता है, वेरेज स्पेसिफिक क्रॉसिंग मतलब जिस बैंक का नाम दिया हुआ है पैसा उसी बैंक में डिपॉजिट होगा। So now let's come to the language of this general crossing and specific crossing. See, general crossing means where a check bears across its face an addition of two parallel traverse lines and the words and company between them or addition of not negotiable. So where a check is crossed, generally the paying banker will pay to any banker से ही general crossing बन रहा है। Specific मतलब जिस बैंक का नाम दिया है उसी बैंक में होगा। अब एक आते हैं अकाउंट पे क्रॉसिंग पर। अकाउंट पे क्रॉसिंग का मतलब है, एंड हालांकि आपने देखा होगा दिस इज द टाइप ऑफ क्रॉसिंग व्हिच वी यूज इन आवर डेली लाइव्स। इट वांट्स दैट द कलेक्टिंग बैंकर दैट द प्रोसीड्स आर टू बी क्रेडिटेड ओनली टू द अकाउंट ऑफ पे, मतलब जिसका भी नाम चेक पर लिखा है सिर्फ उसी के बैंक अकाउंट में ये क्रेडिट होगा, अमाउंट जो भी चेक का है। दैट इज कॉल्ड अकाउंट पे क्रॉसिंग। तो स्पेसिफिक क्रॉसिंग मतलब उस बैंक में जो भी अकाउंट है आप उसमें कर सकते हैं, बट अकाउंट पे क्या करता है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रॉसिंग। व्हाई? बिकॉज इट इंश्योर्स दैट द अमाउंट इज क्रेडिटेड ओनली टू द पेइंग अकाउंट और whoever's name is mentioned in the check or to his। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का मतलब क्या है? नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का मतलब अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे मैम इसका मतलब तो वो नेगोशिएबल है नहीं, और मतलब उसकी ट्रांसफरेबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो रही है, वो नेगोशिएबिलिटी उसकी रेस्ट्रिक्ट हो रही है। जी नहीं, नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये है कि जो भी इंसान है जिसको चेक मिल रहा है, दैट पर्सन शैल नॉट गेट अ बेटर टाइटल फ्रॉम whom दैट पर्सन इज रिसीविंग चेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द लैंग्वेज ऑफ दिस प्रोविजन। प्रोविजन किसका, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का क्या है? सेक्शन 130, दिस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। इट स्टेट्स दैट अ पर्सन टेकिंग अ चेक crossed generally or specifically bearing in either case with the words not negotiable shall not have and shall not be capable of giving a better title to the check than that which person from whom he took it had। इसका मतलब क्या है? आपने जिससे चेक लिया उसके पास जैसा टाइटल था सेम टू सेम वैसा ही टाइटल नेक्स्ट ट्रांसफरी के पास में मिल जाएगा। अब क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी ने वो इंस्ट्रूमेंट चोरी करके लिया है, नाउ इफ दैट पर्सन इज ट्रांसफरिंग दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू समवन हु इज टेकिंग इट इन गुड फेथ शैल नॉट गेट अ बेटर टाइटल। वाई? क्योंकि उस चेक पे हमने दो पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ करके क्या लिख दिया है? नॉट नेगोशिएबल। मतलब जिससे भी आप चेक ले रहे हो उसके पास में अगर गुड टाइटल है तो सामने वाले को गुड टाइटल मिलेगा। इफ दैट पर्सन इज नॉट हैविंग गुड टाइटल, द पर्सन टू whom it is being transferred shall also not get good title। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लैंग्वेज है, द एसेंशियल फीचर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट and opposed to chattels is that a person who takes the instrument in good faith without negligence for value before maturity and without the knowledge of the defect of the title gets a good title। अब इसका मतलब क्या है? chattels मतलब goods। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या होता है कि अगर कोई गुड फेथ में ले रहा है तो उसे गुड टाइटल मिल जाता है, बिकॉज दैट पर्सन हैज बॉट गुड्स इन गुड फेथ एंड विदाउट एनी नेग्लिजेंस। बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट। It states that, you see, that the transferee will not get a better title than that of transferer। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि एक्स ने लॉस्ट एंड स्टोलन पोजेशन वाला इंस्ट्रूमेंट लिया था, एंड देन द क्वेश्चन अराइजेस दैट वेदर द एक्स विल गेट अ गुड टाइटल और नॉट। सिंस जिससे भी उसने लिया था वो लॉस्ट एंड स्टोलन पोजेशन का इंस्ट्रूमेंट था, इसी के लिए एक्स को भी बेटर टाइटल नहीं मिला बिकॉज उस इंस्ट्रूमेंट पे वर्ड नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ था।
तो आप बिल्कुल से इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, बिकॉज देर आर हायर चांसेस एंड इट इज माई गट फीलिंग दैट क्वेश्चन आ सकता है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैच्योरिटी. मैच्योरिटी का मतलब ये है कि कब वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो भी है वो डिटरमाइन कब होगा. डिटरमाइन मीन्स टर्मिनेट कब हो जाएगा, मैच्योर कब हो जाएगा. Now let's come to the language. The date on which the payment of an instrument falls due is called maturity. मतलब जिस भी टाइम पे वो ड्यू होता है हम बोलेंगे that instrument has matured. अब देखो, promissory note or bill of exchange payable at site or on presentment is payable on डिमांड. तो अगर आप एट साइट का बनाएंगे तो फिर वो ऑन डिमांड मैच्योर होगा. क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, प्रॉमिसरी नोट में एट साइट मतलब द मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट इज टू सी द इंस्ट्रूमेंट, उसको देखना जरूरी है. एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में एट साइट का मतलब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे. चलिए, तो जब भी एट साइड बिल ऑफ एक्सचेंज का होगा या प्रॉमिसरी नोट का होगा तो हम बोलेंगे कि दैट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड. नेक्स्ट, every instrument payable at specified period or after sight is entitled to 3 days of grace. बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रॉमिसरी नोट हो, हम एडिशनल 3 days का ग्रेस पीरियड देते हैं. सो जो भी डेट आपकी मैच्योर हो रही है वहां से प्लस 3 days इज द टोटल मैच्योरिटी पीरियड. ठीक है. However, if the date of maturity falls on public holiday, तो क्या होगा, हम preceding business day को कैलकुलेट करते हैं. अब देखिए यहाँ पे लिखा है, if the date of maturity falls on public holiday, the instrument is payable on the preceding business day. Thus, if a bill is maturing on Sunday, it will be due on Saturday and not on Monday. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट मैंने बोला कि ये इतने मंथ्स बाद ड्यू होगा, मैंने तो मंथ्स बोल दिया है, तो फिर आप कैसे मानेंगे क्या मंथ की क्या डेट होगी, कैसा होगा. तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द बिल बी एक्सेप्टेड और प्रेजेंटेड फॉर साइट और इज नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. आगे, if the month in which the period would terminate has no corresponding day. corresponding day मतलब अगर मैंने 31 मार्च के बाद में मैं उसको बोलती हूँ इट विल मैच्योर आफ्टर 1 month, तो 1 month तो वैसे 31 अप्रैल तो होता ही नहीं है, करेक्ट. उसके बाद में आप कैसे काउंट करेंगे, तो आप काउंट करेंगे 30th अप्रैल को, दैट इज लास्ट डे ऑफ सच मंथ. जैसे फरवरी में भी आप देखिए 28 फरवरी होता है, 29 फरवरी होता है. तो अगर कुछ कारण से फरवरी की वो लास्ट डेट पड़ रही है जो कि 30 या 31 होनी चाहिए थी, बट अगर वो नहीं हो पा रहा है, देन यू विल कंसिडर द लास्ट डे ऑफ सच मंथ एज द मैच्योरिटी डेट. अब आते हैं हम होल्डर की डेफिनेशन पे. होल्डर की डेफिनेशन क्या कहती है, अ पर्सन हु इज अ होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट who is entitled in his own name to the possession of the instrument. मतलब जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट पे लिखा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड होल्डर. पहला पॉइंट तो ये क्लियर है. सेकेंड, एंड इज टू रिकवर और रिसीव इट्स अमाउंट फ्रॉम द पार्टीज. मतलब जिसका नाम लिखा है वो उस पार्टीज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से अगर अमाउंट रिकवर कर सकता है तो हम उस इंसान को क्या बोलेंगे, दैट पर्सन इज द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. आगे देखिए, टू बी अ होल्डर the person must be named in the instrument as the payee or the endorsee, or he must be the bearer. Of course, payee का नाम मतलब one who is entitled to receive the money, endorsee मतलब जिसको endorser ने endorse कर दिया, and the bearer कोई भी holder बन सकता है. ठीक है. But a person who has obtained possession of an instrument by theft or under a forged endorsement is not a holder, as he is not entitled to recover the instrument. देखो, अगर आप देखेंगे सेक्शन 8 की दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. एक तो उसका नाम होना चाहिए, या ही शुड बी एंटाइटल्ड फॉर द मनी इन हिज पोजेशन इन हिज नेम. दूसरा, he should be entitled to recover the money. Since the person who has forged the instrument is not entitled to recover the money, that person cannot be said to be the holder. अब आप देखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या कहता है. होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या कह रहा है, सेक्शन 9. अब आपको याद रखना पड़ेगा, सेक्शन 8 क्या था, होल्डर. सेक्शन 9 क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स. सेक्शन 10 क्या था, अगर आपको याद हो, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डील कर लिया. देखिए, सेक्शन 9 states that holder in due course is a person who for consideration obtains possession of a negotiable instrument if payable to bearer, or the payee or the endorsee if payable to order before its maturity.
अब इसका मतलब क्या हुआ, होल्डर इन ड्यू कोर्स वो है जो कि फॉर कंसिडरेशन किसी इंस्ट्रूमेंट को ऑब्टेन करता है, दैट इज इन एक्सचेंज ऑफ अ कंसिडरेशन। अगर वो किसी इंस्ट्रूमेंट को बाय कर रहा है तो हम बोलेंगे दैट पर्सन इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है, या कोई वो पे या एंडोर्सी है जिसके ऑर्डर पे अगर वो इंस्ट्रूमेंट पेएबल होगा इधर ऑन मेच्योरिटी या कभी भी, तो हम बोलेंगे दैट पर्सन इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट इज ही मस्ट बी द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऑफ कोर्स सेक्शन 8 की तो कंडीशन आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी, तभी आप सेक्शन 9 पर आ पाएंगे। देखिए अगर मैं क्रिस्प करूं इस चीज को तो क्या बोल रहा है, होल्डर मतलब ऐसा कोई भी इंसान जिसका नाम उस इंस्ट्रूमेंट पे दिया हुआ है, एडिशनली दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द मनी, तो हम बोलेंगे दैट पर्सन इज एलिजिबल टू बिकम होल्डर अंडर सेक्शन 8। द सेकेंड पॉइंट दैट इज सेक्शन 9, वो क्या बोलता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स वो इंसान है हु हैज बॉट एन इंस्ट्रूमेंट in payment of some consideration, first thing, or is the payee or endorsee and that instrument is payable to the order of that particular payee, तो हम बोलेंगे that person is the holder in due course। अब holder in due course बनने के लिए अगर आप देखेंगे फर्स्ट कंडीशन है that person must be the holder, the second is he must have bought the instrument for value, he must have obtained the negotiable instrument before maturity, maturity के पहले उसने ये इंस्ट्रूमेंट खरीद लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज द इंस्ट्रूमेंट शुड बी कंप्लीट, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, इनकोहेरेंट नहीं होना चाहिए, एंड द लास्ट इज द होल्डर शुड टेक द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। तो अगर ये 5 कंडीशंस फुलफिल होती है एंड मेजरली द सेकंड कंडीशन दैट इज द इंस्ट्रूमेंट इज बॉट फॉर सम वैल्यू और कंसिडरेशन, तो हम बोलेंगे दैट पर्सन इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स का देखिए, ही इज नॉट ओनली हिमसेल्फ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom he received, but also receives as a but also serves as a channel to protect all the subsequent holder। वो क्या बोल रहा है कि जब होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास में इंस्ट्रूमेंट आ गया ना किसी से भी, तो आगे के सब होल्डर्स को गुड टाइटल मिलेगा। दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ बीइंग अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसीलिए वो देखिए अगर लैंग्वेज देखेंगे तो वो सिर्फ अगर हम मैं ट्रांसलेट करती हूँ, केवल वो अपने आप को ही प्रोटेक्ट नहीं करता है किसी भी डिफेक्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से, बल्कि एक चैनल के जैसे एक्ट कर रहा है जो आगे के होल्डर्स को भी प्रोटेक्शन मिले। तो अगर मैं पैसे दे करके इन गुड फेथ किसी इंस्ट्रूमेंट को खरीद रही हूं तो फिर आई विल बी अ होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड आगे के जो भी होल्डर्स होंगे उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। A holder in due course can recover the amount of instrument from all the previous party. As a matter of fact, no consideration was paid by some of the previous parties to the instrument, or there was a defect of the title in the party from whom he took it. भले वो डिफेक्टिव टाइटल से लिया या जैसे भी लिया, बट यहाँ पे अगर नॉट नेगोशिएबल है तो फिर गुड टाइटल मिलने के चांसेस कम है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि क्योंकि आपने नॉट नेगोशिएबल मतलब आपने नेगोशिएबिलिटी रोक दी ना, इसी के लिए नेगोशिएबिलिटी रोक दी का इन सेंस ट्रांसफरेबिलिटी नहीं रोकी, बल्कि वो गुड टाइटल को ट्रांसफर होने से, मतलब आपने क्या बोला कि वन हु इज हैविंग अ गुड टाइटल उसी को इंस्ट्रूमेंट जैसा जिस ट्रांसफरर से मिल रहा है उसको वैसा का वैसा ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स में वो यही बोलना चाहता है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स इज एक्टिंग एज अ पर्सन हु विल प्रोटेक्ट द फर्दर होल्डर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पर आ जाए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज बेसिकली क्या कहता है, हु इज एंटाइटल्ड टू बिकम अ पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोर और लेस इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं हम लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज पर। लायबिलिटीज ऑफ द पार्टी क्या बोलता है, सबसे पहले हम लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर पर आते हैं। एक ही लायबिलिटी है ड्रॉअर की, ड्रॉअर मतलब वन हु इज ड्रॉइंग द इंस्ट्रूमेंट दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। द ड्रॉअर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक is bound in case of dishonor by the drawee to compensate the holder, है ना। अगर ड्रॉई अगर पैसे नहीं दे पाता है या नहीं देता है, then drawer is bound to make the payment to the holder provided जो भी ड्यू नोटिस है डिसऑनर का that is received by the drawer। अब आगे आते हैं, देखिए यहाँ एक लाइन लिखी हुई, द लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेकेंडरी एंड ओनली अराइजेस ऑन डिफॉल्ट ऑफ द ड्रॉई। जब ड्रॉई डिफॉल्ट करेगा, ड्रॉई की प्राइमरी लायबिलिटी है, उसके बाद में ही ड्रॉअर की लायबिलिटी अराइज होगी विच इज द सेकेंडरी लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉई ऑफ द चेक,
एक बात बताइए, ड्रॉई ऑफ द चेक कौन हुआ? अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ड्रॉई ऑफ द चेक वो है जिसके बैंक अकाउंट में ड्रॉअर का अकाउंट मेंटेन्ड है। बेसिकली जिस भी बैंक में आपका अकाउंट मेंटेन्ड है, इफ यू आर ड्रॉइंग द चेक, तो आप जिसकी चेकबुक है ना, जिस बैंक की चेकबुक है, दैट पर्सन इज द, या दैट कंपनी इज द ड्रॉई। व्हाई? बिकॉज हम ड्रॉई को तो ऑर्डर दे रहे हैं कि आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दो, तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉई। तो अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली ड्रॉई ऑफ द चेक की बात कर रहे हैं। द ड्रॉई ऑफ द चेक मस्ट पे द चेक व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड टू डू सो, एंड इन डिफॉल्ट ही शैल कंपेंसेट द ड्रॉअर फॉर एनी लॉस। अगर मैंने कोई चेक ड्रॉ किया आपके नाम का और मेरा बैंक अकाउंट पैसे नहीं देता है, तो इन केस आप मुझे डिसऑनर का नोटिस भेजेंगे, देन द ड्रॉई ऑफ द चेक इज एंटाइटल्ड टू कंपेंसेट the drawer for any loss or damage caused due to his default. देखिए, as a check or bill of exchange is drawn on a specified banker, the drawee of the check must always be a banker. This I have already discussed. और कब होगा? If the following condition is satisfied: the banker has sufficient funds to the customer's credit account, the funds are properly applicable to the payment of the check, and the check is duly required to be paid. अगर ये तीन conditions fulfill हो रही है और फिर भी अगर ड्रॉइंग ने पेमेंट नहीं किया है, तो उस केस में ड्रॉअर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपेंसेशन फ्रॉम द ड्रॉई। अब आते हैं लायबिलिटी ऑफ मेकर ऑफ नोट एंड एक्सेप्टर ऑफ बिल। यहाँ पे एक ही इंसान की बात करें अगर आप देखेंगे तो, मेकर ऑफ द नोट मतलब जिसे पैसे देने हैं, एक्सेप्टर ऑफ द बिल मतलब जिसको पैसे देने हैं। अगेन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट पे हमने पहले भी डिस्कस किया है। प्रॉमिसरी नोट वो इंसान बनाता है जिसको पैसे देने होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? जिसको पैसे लेने हैं, एंड कौन एक्सेप्ट करता है? जिसको पैसे देने हैं। सो दैट इज व्हाई द मेकर ऑफ द नोट एंड एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज ऑन द वन साइड ऑफ द कॉइन। अब देखिए, द मेकर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट एंड द एक्सेप्टर बिफोर मेच्योरिटी ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज आर बाउंड टू पे। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द लायबिलिटी कि दे आर बाउंड टू पे एट द मेच्योरिटी। आगे देखिए, इट फॉलोज दैट द लायबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर ऑफ द बिल करेस्पॉन्ड्स टू दैट मेकर ऑफ अ नोट and is absolute and unconditional. Why? In case of promissory note, it is an unconditional promise, and bill of exchange में it is an unconditional undertaking. ठीक है, आगे देखिए, लायबिलिटी ऑफ द एंडोर्सर पर आइए। वो क्या बोल रहा है? एवरी एंडोर्सर इनकर्स द लायबिलिटी टू द पार्टीज दैट आर सब्सीक्वेंट टू हिम। मतलब एंडोर्सर की लायबिलिटी हर उस पार्टी के लिए है जो उसके बाद में जिसको भी इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स हो रहा है। Whoever endorses and delivers negotiable instrument before maturity is bound thereby to every subsequent holder in case of dishonor of the instrument. ठीक है, तो अगर डिसऑनर हो जाता है इंस्ट्रूमेंट, देन द एंडोर्सर इज लायबिलिटी बेसिकली टू एवरी सब्सीक्वेंट होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आगे देखिए, प्रोवाइडेड देयर इज नो, अब इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे करा था ना, हाँ, बाय द ड्रॉई एक्सेप्टर और मेकर टू कंपेंसेट सच होल्डर और एनी लॉस और डैमेज कॉज टू हिम बाय सच डिसऑनर। जो भी लॉस कॉज हुआ है, द एंडोर्सर इज लायबल टू रीपे द अमाउंट। आगे देखिए, प्रोवाइडेड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी और दैट द एंडोर्सर हैज नॉट एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड, limited or made conditional his liability या due notice of dishonor has not been given। अगर ये तीन पॉइंट्स जो भी है, अगर ये तीन पॉइंट फुलफिल होंगे, ओनली इन दैट केस एंडोर्सर इज लायबल टू सब्सीक्वेंट पार्टीज या सब्सीक्वेंट होल्डर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वो तीन पॉइंट्स क्या है कि ड्यू नोटिस ऑफ द डिसऑनर दे देते हैं, देन कोई भी अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट का कोई प्रोविजन नहीं है जो कि एंडोर्सर की लायबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करता है, या एंडोर्सर ने ही अपनी लायबिलिटी को लिमिट नहीं किया। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो उस केस में एंडोर्सर इज लायबल टू सब्सीक्वेंट होल्डर। पहली कंडीशन क्या है? दैट द ड्यू नोटिस मिला है डिसऑनर का। सेकंड, दैट द एंडोर्सर हैज नॉट एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड और लिमिटेड हिज लायबिलिटी, एंड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। Then liability of prior parties. Every prior party to a negotiable instrument is liable to a holder in due course until the instrument is duly satisfied. मतलब जिस उस इंस्ट्रूमेंट में जितना अमाउंट है, जब तक वो होल्डर इन ड्यू कोर्स को नहीं मिल जाए, हर प्रायर पार्टी लायबल होगी टू दैट होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब हम आते हैं
नेगोशिएबिलिटी एंड असाइनेबिलिटी के बीच के डिफरेंस पर देखिए, नेगोशिएबिलिटी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, negotiation requires mere delivery whereas assignment requires written document signed by the transferor. मतलब असाइनेबिलिटी क्या होता है ना कि आप अपनी लायबिलिटी को जब आप असाइन कर दे कि ठीक है, नाउ आई एम असाइनिंग माय लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड असाइनेबिलिटी। तो देखिए नेगोशिएशन कैसे हो सकता है, मेरे डिलीवरी से हो सकता है, आप डॉक्यूमेंट पकड़ा दीजिए वो उसका हो गया, तो अब वो नेगोशिएबल उसका है। बट असाइनेबिलिटी में क्या, प्रॉपर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देन नोटिस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ डेट मस्ट बी गिवन बाय द असाइनी टू द डेटर in order to complete his title, whereas no such notice is required in case of transfer of negotiation. जब आप किसी को डेट ट्रांसफर करते हैं, यूजुअली अगर आपने देखा होगा तो बैंक्स बड़े बड़े लोन को असाइन कर देते हैं टू असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो हम उसे बोलते हैं असाइनेबिलिटी। तो जब भी डेट असाइन हो रही है ना, तो नोटिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन, whereas no notice is required to be given in case of negotiation। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट, on assignment the transfer of an actionable claim takes it subject to all the defects in the title even though he took the assignment for value and in good faith, whereas in case of negotiation the holder in due course takes the instrument free from defects। अब देखिए जब असाइनेबिलिटी है तो उस इंस्ट्रूमेंट पे जितनी भी लायबिलिटी है, जो भी डिफेक्ट्स है, वो सब जो असाइनी है उसको मिल जाते हैं। डिफेक्ट्स भी, फायदे भी, लायबिलिटी भी, जो भी है, बेनिफिट्स भी, एवरीथिंग उस किसको मिलते हैं, उस असाइनी को। वेयर नेगोशिएशन में क्या है, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो भी तो पैसे देके इंस्ट्रूमेंट खरीद रहा है। असाइनेबिलिटी में क्या है, जो पैसे देके डेट को खरीद रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड असाइनी एंड द पर्सन इज ट्रांसफरिंग द डेट इज कॉल्ड असाइनर। तो असाइनी को डिफेक्ट्स ऑफ टाइटल के साथ में उस इंस्ट्रूमेंट के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वेयर होल्डर इन ड्यू कोर्स को इन केस ऑफ नेगोशिएशन क्या मिलता है, कोई भी डिफेक्ट नहीं मिलता है, he gets defect free title until and unless the instrument is not negotiable। अब देखिए नेगोशिएशन दो तरीके से हो सकता है, इधर नेगोशिएशन कैन बी बाय मेयर डिलीवरी और नेगोशिएशन कैन बी बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। बाय मेयर डिलीवरी मतलब एन इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू बियरर, ठीक है, जब वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है तब आप डिलीवरी कर दो, वो हो जाएगा। बियरर इंस्ट्रूमेंट के ये 3 पॉइंट्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, आई एम नॉट डिस्कसिंग इट फर्दर। Whereas negotiation by endorsement and delivery मतलब जब आप इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करके उसको डिलीवर करेंगे, जब आप उस इंसान का नाम लिखेंगे जिसको आप एंडोर्स करना चाहते हैं, दैट पर्सन शैल देन फर्दर बी कॉल्ड एज एंडोर्सी, तो हम बोलेंगे दिस इज द नेगोशिएशन व्हिच इज डन बाय एंडोर्सी एंड एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब एंडोर्समेंट क्या है, एंडोर्समेंट की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग दी हुई है। It means and involves the writing of something on the back of the instrument for the purpose of transferring the right, title and interest। जब आप किसी को अपनी राइट, टाइटल या इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हो तो उस इंस्ट्रूमेंट के पीछे किसी का नाम लिख दे और ये इंटेंड करे कि आप उसको ये अब राइट ट्रांसफर हो जाए या टाइटल ट्रांसफर हो जाए या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो जाए, तो हम बोलेंगे दैट इंस्ट्रूमेंट हैज बीन एंडोर्स्ड। अब देखिए कुछ क्लासेस है एंडोर्समेंट की, एक तो है ब्लैंक या जनरल। ब्लैंक क्या बोलता है, एन एंडोर्समेंट टू बी ब्लैंक और जनरल वेयर द एंडोर्सर merely writes his signature and the instrument so endorsed becomes payable to bearer। मतलब किसी का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ एंडोर्सर ने अपना साइन कर दिया, आगे वो ब्लैंक है, जिसको मिला वो उसका, तो दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। आगे देखिए, बट अ होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, भले उसने नाम नहीं लिखा है, बट देन द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द फुल अमाउंट फ्रॉम द एंडोर्सर। आगे देखिए स्पेशल क्या बोल रहा है, स्पेशल मतलब इफ द एंडोर्सर साइंस हिज नेम एंड एड्स a direction to pay the amount mentioned in the instrument to order of a specific person। जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट पे दिया है उसके ऑर्डर पे ये इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलरली पेएबल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट या फुल, मतलब सारी डिटेल्स दी, किसको देना है, किसने दिया है, सिग्नेचर है, अमाउंट है, एवरीथिंग। रेस्ट्रिक्टिव मतलब एन एंडोर्समेंट इज रेस्ट्रिक्टिव एंड प्रोहिबिट्स और रेस्ट्रिक्ट्स द फर्दर नेगोशिएशन। अगर कोई एंडोर्समेंट ऐसा है जो उसके बाद में उसकी नेगोशिएशन को रोक दे, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। अब देखिए ऐसा लिखा हुआ रहता है, पे ए ओनली या पे ए फॉर माई यूज, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि आप याद करके चाहिएगा, सो दैट इट विल बिकम इजी टू राइट इन एग्जाम्स।
तो जब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जब मैं उसकी फर्दर नेगोशिएशन को रोक दूं, देन दैट बिकम्स रेस्ट्रिक्टिव. पार्शियल मतलब an endorsement partial is one which purports to transfer to the endorsee a part only of the instrument, and a partial endorsement does not operate as negotiation of the instrument. वो क्या बोल रहा है कि सिर्फ एक पार्ट को आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, पूरे को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, बट यू आर रेस्ट्रिक्टिंग और यू आर एंडोर्सिंग इट ओनली फॉर अ पार्ट, देन दैट इज कॉल्ड पार्शियल. अब देखिए, ए होल्ड्स अ बिल ऑफ ₹1000, ठीक है, एंड एंडोर्सेस इट एज पे बी और ऑर्डर ₹500. मतलब आपने आधा ही अमाउंट को एंडोर्स किया, देन दैट इज कॉल्ड पार्शियल एंडोर्समेंट एज द नेम सजेस्ट्स. ठीक है. कंडीशनल और क्वालिफाइड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. कंडीशनल और क्वालिफाइड अगर आपको याद हो, लॉ में क्वालिफिकेशन का मतलब भी यही है कहीं ना कहीं. द कंडीशन क्वालिफाइड या एन एक्सेप्टेंस शुड नॉट बी क्वालिफाइड. अगर मैंने ये सेंटेंस बोल दिया, दैट मींस एन एक्सेप्टेंस शुड नॉट बी कंडीशनल. ठीक है. तो दो टाइप की कंडीशनल एंडोर्समेंट होते हैं. एक है बाय sans recourse endorsement, which means that by making it clear that he does not incur the liability of an endorser to the endorser subsequent holders, and they should not look to him in case of dishonor. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वैसे तो एंडोर्सर की लायबिलिटी सब्सिक्वेंट होल्डर्स के लिए पूरी पूरी है, बट इन केस अगर मैं sans recourse endorsement करती हूँ, इसका मतलब द एंडोर्सर इज रेस्ट्रिक्टिंग हिज लायबिलिटी. उसे पहले ही क्लियर कर दिया कि आई एम नाउ फर्दर एंडोर्सिंग द इंस्ट्रूमेंट, बट इन केस अगर वो कुछ डिसऑनर हो जाता है, देन डोंट कम टू मी, डोंट आस्क मी फॉर द पेमेंट, आई वोंट पे इट. सो दिस इज कॉल्ड sans recourse. The second is by making his liability depending upon the happening of a specified event. ये कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, अगर ये इवेंट हुआ तो मेरी लायबिलिटी राइज होगी, अदरवाइज नॉट. सो दिस इज अगेन कंडीशनल नेगोशिएशन. ठीक है. तो इसके साथ होता है हमारा क्लासेस ऑफ एंडोर्समेंट खत्म. पहला हमने पढ़ा ब्लैंक, फिर हमने पढ़ा स्पेशल, देन पार्शियल, देन रेस्ट्रिक्टिव, एंड फाइनली कंडीशनल और क्वालिफाइड. अब नेगोशिएशन बैक पे देखिए वो क्या बोल रहा है. नेगोशिएशन बैक पे where an endorser negotiates an instrument and again becomes its holder, the said instrument is said to be negotiation back. मतलब साइकिल कुछ ऐसी चली कि वो ए से जो चालू हुआ था, ए ने अगर कोई बिल बनाया था बी के नाम के लिए, फिर बी सी डी करते करते अगर वो वापस ए के पास आ गया, then that is called negotiation back. And in case endorser, in that case endorser की liability पूरी एक्सक्लूड हो जाती है आफ्टर ही बिकम्स द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. देखो, when endorser so excludes his liability and afterwards becomes the holder, all the immediate endorsers are liable to him. Although उसने अपनी लायबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करा था, बट बाद में अगेन कुछ ऐसा साइकिल चली कि अगेन ही हैज बिकम द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो क्या होगा कि उस केस में सारे जो इंटरमीडियरीज थे, दे ऑल शैल बी लायबल टू द एंडोर्सर. देखिए एग्जांपल यहाँ अच्छे से दिया हुआ है. A, the holder of a bill, endorses it to B. B endorses it to C, and C to D, and endorses D again endorses it to A. A being the holder in due course can recover the amount from B, C, or D, and he himself being a party is liable to all of them. Therefore, A having been regulated by the second endorsement cannot sue B, C, and D. तो वो यही बोल रहा है क्योंकि A की लायबिलिटी भी बाकी लोगों को है एंड उन सबकी भी लायबिलिटी A को है, तो चाहे तो A किसी से भी एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स अमाउंट को रिकवर कर सकता है. ठीक है. तो अब आते हैं फॉर्ज एंडोर्समेंट पे. फॉर्ज एंडोर्समेंट का क्वेश्चन जून 2024 के अटेम्प्ट में पूछा गया. एक बात समझिएगा, फॉर्जरी कन्वेज नो टाइटल. फॉर्जरी का मतलब क्या है, जब आप यू आर नॉट दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसके नाम पे आप साइन कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट को, तो हम बेसिकली उसे बोलते हैं फॉर्जरी. फॉर्जरी अपने इंडियन पीनल कोड में और इस मॉड्यूल के सीआरपीसी के चैप्टर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल से देख लीजिएगा. अब वो क्या बोलता है कि इन केस द एंडोर्समेंट फॉर्ज्ड है, तो दो केस में दो सिचुएशन हो सकती. अगर वो एंडोर्समेंट इन फुल है तो उस केस में कोई भी टाइटल नहीं मिलेगा होल्डर को, बट अगर वो एंडोर्समेंट इन ब्लैंक है तो उस केस में टाइटल मिल जाएगा. व्हाई? बिकॉज दैट इज बियरर इंस्ट्रूमेंट. बियरर इंस्ट्रूमेंट है मतलब जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है उसको टाइटल मिलेगा. तो इवन दो दैट इज फॉर्ज्ड तो आपको टाइटल मिल जाएगा. व्हाई? बिकॉज इट इज बियरर इंस्ट्रूमेंट.
बट अगर वो एंडोर्समेंट इन फुल है या फिर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उस केस में इंस्ट्रूमेंट पे टाइटल नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल रीड करिएगा, इसी के थ्रू क्वेश्चन आया था। अब देखिए आगे, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर ऑलरेडी डेल्ट है क्योंकि हमने वो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर उस समय पढ़ा था। अगर कुछ डाउट हो तो बिल्कुल यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज गिवन बिलो दिस वीडियो, and therein you can post your query or you can text me personally on the telegram. I'll definitely answer your queries. Now moving forward, अब आते हैं टॉपिक पे, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। अगर वर्ड से हम समझे तो ये बोलता है कि कब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए उसका प्रेजेंटमेंट जरूरी है। तो अब देखिए, ओनली वो क्या बोल रहा है, इट इज ओनली द बिल ऑफ एक्सचेंज दैट रिक्वायर्स प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस एंड इवन दीज ऑफ सर्टेन काइंड्स ओनली। मतलब यूजुअली वो बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में ही प्रेजेंटमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपको उसको एक्सेप्ट करना है तो मतलब आपको प्रेजेंट तो बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप, क्योंकि आप सामने वाले को बोल रहे हो ना कि आप पैसे दोगे अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए वो बोल रहा है कि कुछ कुछ बिल्स में प्रेजेंटमेंट इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस करना जरूरी है। दो केसेस में तो मैंडेटरी है, कब? जब वो बिल इज पेएबल आफ्टर साइट, या a bill in which there is an express stipulation that it shall be presented for acceptance, जहां पर बिल पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये बिल प्रेजेंट होगा फॉर एक्सेप्टेंस। तो इन दो केसेस में प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस जरूरी है। अब देखिए कौन सी पार्टी को प्रेजेंट करना है, कैसे करना है, वो ऑलरेडी इस ब्लैक बॉक्स में दिया हुआ है, आप रीड करिएगा एंड दिस इज सिंपल। प्रेजेंटमेंट कब होगा? ड्यूरिंग बिजनेस डे होगा, एट ए रीजनेबल प्लेस ऑफ ड्रॉइंग होगा एंड एट रीजनेबल आवर्स होगा। नाउ आते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस व्हेन एक्सक्यूज्ड। कब हम, वो बोल रहा है कि कब प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस को एक्सक्यूज कर सकते, कब माफ कर सकते हो कि ओके फाइन, विदाउट प्रेजेंटमेंट द बिल इज एक्सेप्टेड। इन तीन केसेस में, एंड यूजुअली इनमें एक्सेप्ट तो वो हो ही नहीं पाता है क्योंकि रीजन ही वैसे हैं। देखिए, व्हेन द ड्रॉई कैन नॉट बी फाउंड, व्हेन दैट पर्टिकुलर ड्रॉई इज अ फिक्टिशियस पर्सन, या द प्रेजेंटमेंट इज इरेग्युलर। अब आएंगे प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट पे। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट मतलब कब पेमेंट करते वक्त उस इंस्ट्रूमेंट का प्रेजेंट होना जरूरी है। इट सेज दैट ऑल नोट्स एंड बिल्स एंड चेक्स मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट irrespectively by or on behalf of the holder during the usual hours and the maker or the acceptor and if a banker within banking hours, during business hours में आप प्रेजेंट करना जरूरी है। कब हम प्रेजेंटमेंट को एक्सक्यूज कर सकते हैं, इसकी पूरी लिस्ट दी हुई है, जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट, दिस इज सिंपल। Now let's comes to dishonor by non-payment. Dishonor by non-payment का मतलब कब non-payment की वजह से इंस्ट्रूमेंट dishonor हो जाएगा। So a promissory note, bill of exchange or check is said to be dishonored by non-payment when the maker of the note, the acceptor of the bill or the drawee of the check makes default in payment. ठीक है, आगे देखिए, नोटिस ऑफ डिसऑनर हमको ऑफ कोर्स देना जरूरी है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना था वो डिसऑनर हो गया है। तो वेयर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड ईदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट, तो हम क्या बोलते हैं, द होल्डर ऑफ सम पार्टी इज लायबल एंड मस्ट गिव द नोटिस ऑफ द डिसऑनर। अब देखिए, अगर आप ऊपर में हल्का सा देखेंगे तो दो केस बनता है। नॉन पेमेंट में अगर इन केस इट इज नॉन पेमेंट, तो नॉन पेमेंट में तो डिसऑनर हो ही जाएगा। पर अब यहाँ पे देखिए, इफ द बिल इज डिसऑनर्ड ईदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और बाय नॉन पेमेंट, द ड्रॉयर एंड ऑल द एंडोर्सीज ऑफ द बिल आर लायबल टू द होल्डर प्रोवाइडेड ही गिव्स सच नोटिस। ठीक है, तो अब देखिए दो केस हो रहा है, या डिसऑनर है ना, वो हमेशा दो तरीके से होगा, या तो नॉन एक्सेप्टेंस से होगा, नॉन पेमेंट से होगा। नॉन एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट हुआ और एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। नॉन पेमेंट मतलब एक्सेप्टेड था बट पेमेंट नहीं हुआ। फाइन, तो उस केस में इसलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो सिचुएशन बनी हुई है कि अगर नॉन पेमेंट है, द मेकर, द एक्सेप्टर एंड द ड्रॉई मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट, हम बोलेंगे कि दिस इज डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। बट नॉन एक्सेप्टेंस में क्या होगा, जो भी एंडोर्सीज है, जो भी एंडोर्सर्स है, वो सब एंडोर्सीज को लायबल होंगे। देखिए, द ड्रॉयर एंड ऑल द एंडोर्सीज ऑफ द बिल आर लायबल टू द होल्डर। ठीक है, अब आगे आते हैं हम नोटिस ऑफ डिसऑनर पे। नोटिस ऑफ डिसऑनर क्या बोल रहा है कि अगर डिसऑनर हो गया, फाइन, हमें पता है कि दो तरीके से डिसऑनर हो सकता है, नॉन पेमेंट से या नॉन एक्सेप्टेंस से, तो उस केस में आपको नोटिस देना जरूरी है।
फाइन। अब वो क्या बोल रहा है, वेयर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट, द होल्डर और सम पार्टी तभी लायबल होगा व्हेन द ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर इज गिवन। अब नोटिस ऑफ डिसऑनर के लिए देन इफ यू विल सी, तो ये बहुत सारे सिचुएशंस दी हुई है कि कब नोटिस देना जरूरी नहीं है। देखिए हेडिंग क्या बोलती है, नोटिस ऑफ डिसऑनर इज अननेसेसरी। तो ये सिचुएशंस दी हुई है, आप इसको रीड करिएगा। आगे नोटिंग पर आते हैं। अब हमने पढ़ा नोटिंग, प्रोटेस्ट कई बार पढ़ा, इसका सेक्शन नंबर याद करना बहुत ही इजी है, बिकॉज ये जो और ऐसे अलग से थोड़े नंबर्स होते हैं इजीली याद होते हैं। जैसे नोटिंग का सेक्शन है सेक्शन 99, वो क्या बोलता है, वेयर अ बिल और नोट इज डिसऑनर्ड द होल्डर मे इफ ही सो डिजायर्स कॉज सच डिसऑनर टू बी नोटेड बाय नोटरी पब्लिक। सो नोटरी का नोटिंग का जो वर्ड है वो वर्ड नोटरी या नोटेड से आया है। वो क्या बोलता है नोटिंग, कि अगर कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो जाता है तो आप चाहे तो आप नोटरी पब्लिक में उसकी नोटिंग करा सकते हैं, कि नोट करके रखिए कि ऐसा ऐसा ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये डिसऑनर हुआ है। ठीक है, द नोटिंग और द मिनट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द नोटरी पब्लिक विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द डिसऑनर। If the instrument has not been expressly dishonored, the reasons why the holder treats it as dishonor, मतलब अगर हमें exactly it is not expressly dishonor, तो उस केस में why, what is the reason behind that the particular instrument is being treated dishonor, वो भी लिखना जरूरी है। अब हम आते हैं प्रोटेस्ट पर। प्रोटेस्ट क्या बोलता है, द प्रोटेस्ट इज द फॉर्मल नोटेरियल सर्टिफिकेट अटेस्टिंग द डिसऑनर and upon the noting which has been effected on the dishonor of the bill. So basically noting and protest साथ में चलता है। noting मतलब जब कोई नोटरी पब्लिक उस चीज को नोट ले ले या उसको एक्नॉलेज कर ले कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट है या ये नोट है which has been dishonored। ठीक है, प्रोटेस्ट मतलब that is a formal certificate which has been issued about from the notary about the dishonor of the instrument। अब देखिए when the acceptor of the bill has become insolvent or has suspended the payment, ठीक है, तो क्या होगा, द होल्डर में हैव प्रेजेंटेड द बिल फॉर बेटर सिक्योरिटी। अब आगे क्या होगा, द नोटरी पब्लिक डिमांड्स बेटर सिक्योरिटी एंड इन दिस केस अगर वो नहीं फर्निश कर पाता है बेटर सिक्योरिटी को तो भी हम बोलेंगे दैट इज प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी। इन केस अगर कोई किसी ने भी बिल बनाया और सामने वाले को लगता है कि जो एक्सेप्टर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, तो अब कैसे गारंटी दे कि भाई पेमेंट तो हो जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट का, तो नोटरी क्या बोलती है, ओके फर्निश सम बेटर सिक्योरिटी एंड देन विल डिसाइड कि हाँ भाई डिसऑनर नहीं होगा। अगर उस केस में भी अगर वो फर्निश नहीं कर पाता है देन इट इज सेड दैट प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी। फाइन, इसी के लिए ना इसमें ना तीन चीजें, मतलब अगर आप देखेंगे तो हमने ड्रॉई इन केस ऑफ नीड पढ़ा, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर पढ़ा, तो ये सब रोल उसमें आ जाता है। देन आते हैं डिस्चार्ज पे। अब देखिए डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैसे होगा। डिस्चार्ज मतलब जैसे टर्म, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो जाता है, वैसे ही हम पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैसे होगा, ये कुछ तरीके हैं डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के। जब पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो जाता है, जब प्रिंसिपल डेटर हैज बिकम द होल्डर, या जब एक्ट वुड बाय एन एक्ट दैट वुड डिस्चार्ज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, जब रेनंसिएशन हो रहा है एंड जब कैंसिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो इन कुछ तरीके से हम बोलेंगे कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। आगे देखिए, अब पार्टी में डिस्चार्ज इट इन द फॉलोइंग वेज। कैसे पार्टी कैसे डिस्चार्ज, कुछ तो है कि भाई वो कैसे होगा डिस्चार्ज, तो ये मोड हो गए, बट पार्टीज भी तो डिस्चार्ज कर सकती है। पार्टीज कैसे डिस्चार्ज करेगी, पार्टीज डिस्चार्ज करेगी जब वो कैंसिल हो जाएगा, जब वो उसको रिलीज कर देंगे, जब डिस्चार्ज ऑफ सेकेंडरी पार्टीज हो रहा है, जब वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू हो रहा है। अगर आप देखें ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब लॉ की वजह से अगर पार्टीज इंस्ट्रूमेंट को डिस्चार्ज कर रही है तो हम बोलेंगे दैट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बाय अलाउइंग ड्रॉई मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट द बिल। इसका मतलब हमें अगर हम ये प्रोविजन देखें तो हमें ये समझ में आता है कि कोई भी बिल को मोर देन 48 आवर्स नहीं लगना चाहिए। 48 आवर्स लग रहा है तो हम बोलेंगे दैट इज डिस्चार्ज। बाय टेकिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एंड ऑल द प्रीवियस पार्टीज आर डिस्चार्ज, अगर आपने कोई कंडीशनल एक्सेप्टेंस कर लिए, या फिर अगर कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशन है। मटेरियल ऑल्ट्रेशन क्या है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ मोड्स है जिसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि पार्टीज
डिस्चार्ज कर देती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को। या तो इंस्ट्रूमेंट खुद से डिस्चार्ज होगा, तो वो 3-4 तरीके जो हमने ऊपर पढ़े, और ये क्या मोड है जब पार्टीज डिस्चार्ज करती है। अब आगे देखिए मटेरियल ऑल्ट्रेशन। मटेरियल ऑल्ट्रेशन मतलब जब कुछ मेजर चेंज हो जाए। मटेरियल ऑल्ट्रेशन का सेक्शन है सेक्शन 87, दिस यू हैव टू अगेन रिमेंबर इट। वो क्या बोलते हैं, जब कुछ ऐसा मेजर चेंज हो जाए तब हम बोलते हैं मटेरियल ऑल्ट्रेशन। तो हर कुछ चेंज होने से तो मटेरियल ऑल्ट्रेशन बोल नहीं सकते, तो कब हम बोलेंगे कि यस दिस इज मटेरियल ऑल्ट्रेशन, ओके फाइन दिस इज नॉट मटेरियल ऑल्ट्रेशन। तो देखिए वो क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रेशन इज मटेरियल इन विच any way alters the operation of the instrument and the liabilities of the parties। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट किसी भी पार्टीज को या उनकी लायबिलिटी को मेजरली चेंज कर दे तो हम बोलेंगे दैट इज मटेरियल ऑल्ट्रेशन। द मटेरियल ऑल्ट्रेशन रेंडर्स द इंस्ट्रूमेंट वॉइड। बिल्कुल याद रखिएगा, मटेरियल ऑल्ट्रेशन वो है जो सिग्निफिकेंटली किसी पार्टी की लायबिलिटी को चेंज कर दे, और अगर वो मटेरियल ऑल्ट्रेशन है तो हम बोलेंगे द मटेरियल ऑल्ट्रेशन रेंडर्स द इंस्ट्रूमेंट void, but it affects only those person who have already become the parties to that particular instrument on that date of alteration। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल ऑल्ट्रेशन क्या होगा, अगर आपने सम पेबल, टाइम ऑन विच द पेमेंट इज टू बी मेड, या प्लेस या रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर दिया है, तो हम बोलेंगे यस दिस इज मटेरियल ऑल्ट्रेशन। व्हाई, बिकॉज मटेरियल ये कंप्लीटली किसी पार्टी की लायबिलिटी को चेंज कर रहे हैं ना, इसी के लिए। बट किस केस में हम ये बोलते हैं कि देयर इज नो मटेरियल ऑल्ट्रेशन, अगर वो कुछ करेक्शन एंड मिस्टेक से कर दिया है या कुछ टू कैरी आउट द कॉमन इंटेंशन ऑल्ट्रेशन, तो उस केस में हम बोलेंगे कि यस दिस इज नॉट मटेरियल ऑल्ट्रेशन। अब सेक्शन 89 पे देखिए वो क्या बोल रहा है। 89 affords a protection to the person who pays a altered note or bill। अगर किसी को नहीं पता था और फिर अगर उसने 87 में अगर आप देखेंगे तो 87 में क्या था, मटेरियल ऑल्ट्रेशन था, बट 89 में क्या है, अगर किसी इंसान ने उस ऑल्टर्ड नोट या बिल का पेमेंट कर दिया तो क्या होगा, दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड फॉर प्रोटेक्शन। कब होगा, अगर ये 3 कंडीशन जो अब हम रीड करने वाले हैं अगर वो फुलफिल हो जाती है, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज मेड द पेमेंट ऑन ऑल्टर्ड बिल और नोट इज ग्रांटेड प्रोटेक्शन। पहला, द ऑल्ट्रेशन शुड नॉट बी अपेरेंट, मतलब अपेरेंट मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फेस ये वो दिखना नहीं चाहिए क्योंकि फाइन दिस हैज बीन ऑल्टर्ड, आपको पता ही नहीं था इसलिए तो आपने पेमेंट कर दिया। सेकेंड, द पेमेंट मस्ट बी पेमेंट इन ड्यू कोर्स, दैट इज सेक्शन 10 की कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एंड द थर्ड, द पेमेंट मस्ट बी बाय अ पर्सन और बैंकर हु इज लायबल टू पे, तो जिसकी भी लायबिलिटी थी उसने अकॉर्डिंगली पेमेंट किया है, इसीलिए उसको सेक्शन 89 में प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अब आते हैं हम रिबेट पर। सो बेसिकली अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा, रिबेट इज सॉर्ट ऑफ अ डिस्काउंट। तो जब भी किसी बिल का पेमेंट अगर बिफोर मैच्योरिटी हो जाता है तो एज अ गिफ्ट या एज अ डिस्काउंट हम किसी पेमेंट में उसको ये अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिबेट। एन एक्सेप्टर ऑफ अ बिल मे मेक पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी एंड देन द बिल इज सेट टू बी रिटायर्ड। फाइन। अब आते हैं हुंडीज को आपको देखने की जरूरत नहीं है, हुंडीज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो वी कैन स्किप। अब आते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ पर। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या बोल रहा है कि कुछ प्रिजम्पशंस ना हम लेकर के चलते हैं कि अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि यस दीज आर सर्टेन प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो रीड करना, इफ यू विल हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। Now let's come to dishonor of check, that is अगर हम साधारण भाषा में बोले तो भाई चेक बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस हो गया का मतलब क्या है कि चेक डिसऑनर हो गया किसी इनसफिशियंसी के कारण। अब उसमें सेक्शन 138 पढ़िए। सेक्शन 138 क्या बोलता है, वेयर एनी चेक इज ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद अ बैंकर। जब किसी इंसान ने, मैं वर्ड टू वर्ड जा रही हूँ बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फाइन, दैट इज डिसऑनर ऑफ द चेक या बाउंसिंग ऑफ द चेक, जो कि पूछा जाता है। इसका अगेन आपको सेक्शन याद करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 138, सेक्शन 138 बोलता है वेयर एनी चेक इज ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन बाय हिम। अगर किसी इंसान ने कोई चेक ड्रॉ किया है उस बैंकर पर जिसमें जिस बैंक अकाउंट में
या जहां के बैंक में वो अपने अकाउंट को मेंटेन करके रखता है। आगे, ऑफ एन अमाउंट टू अनदर पर्सन फ्रॉम आउट ऑफ दैट अकाउंट, मतलब उस अकाउंट से आप किसी इंसान के नाम का चेक ड्रॉ किए हैं इन होल और इन पार्ट, और किसी भी डेट या किसी भी लायबिलिटी के लिए, इज रिटर्न्ड बाय दैट बैंक अनपेड, मतलब बैंक ने उस चेक को वापस भेज दिया एंड दैट अमाउंट हैज नॉट बीन पेड, देन either because of the amount of money standing to the credit of that account and is insufficient to honor the check, or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account। मतलब दो रीजन की वजह से वो अनपेड हुआ है, या तो फिर उतना उस अकाउंट में पैसे नहीं है जितने का चेक आपने बनाया है, या फिर जो अमाउंट जितना भी आपने अरेंज करके रखा था बैंक के साथ में, जो भी आपने अग्रीमेंट किया था कि मैक्सिमम एक दिन में मैं इतने का ट्रांजेक्शन करूंगा, वो उतना लिमिट को एक्सीड करा है। देखिए, इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट विद द बैंक। तो दो कारण से अगर वो जो भी चेक है अगर वो वापस आ जाता है, पहला रीजन क्या है कि वो इनसफिशिएंट था, दूसरा क्या है it exceeds the amount arranged to be paid, तो हम बोलेंगे such person has committed an offense under section 138 and shall be liable for the imprisonment which may extend to 2 years or with fine or which may extend to twice the amount of check। पूरा अगर सेक्शन को मैं सम अप करूं तो सेक्शन 138 हमें ये बोलता है कि इन केस अगर कोई चेक ड्रॉ होता है किसी भी बैंकर पे, और मैं उस बैंक अकाउंट पे अगर अपना अकाउंट मेंटेन करके रखती हूँ, और वो जो चेक ड्रॉ हो रहा है मैं अपने किसी लायबिलिटी को या किसी डेट को पे ऑफ करने के लिए यूज कर रही हूँ, एंड दैट चेक रिटर्न्स अनपेड टू मी for two reasons, either because of the insufficient amount which is in my bank account, or because the agreement with the bank which I had entered has exceeded the amount which I had already agreed with the bank to be paid at one time transaction। तो हम बोलेंगे दिस इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138। कभी भी ध्यान देना, ऐसे ऐसे एक लिमिट होती है कि नहीं नहीं यार एक बार में तो मैं 1 लाख का ही चेक बना सकती हूँ, अगर आपने 10 लाख का बना दिया और फिर वो चेक अनपेड आ गया तो वो 138 का ऑफेंस है। ठीक है, जो यूजुअली लेमैन को नहीं पता, सबको लगता है कि बैंक में पैसे नहीं थे इसीलिए वो बाउंस हुआ, कई बार दूसरा रीजन भी होते हैं। देन हम देखते हैं कि इसकी पनिशमेंट कितनी है, 2 years की एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक है। ठीक है, बट ऐसे ही किसी को हम पनिश नहीं कर सकते, कुछ कंडीशंस होती है पनिशमेंट देने के पहले जो फुलफिल होना जरूरी है। पहली क्या है, द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी। मतलब क्या है कि जो भी चेक है वो प्रेजेंट हुआ है बैंक को विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, यूजुअली वो 3 months है, यहाँ पे 6 months दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा, द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक मेक्स अ डिमांड, सामने वाले ने पेमेंट, अगर चेक बाउंस भी हो गया, द पेई हैज सेंट ड्यू नोटिस इन राइटिंग विद इन द 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आपका चेक जो है वो बाउंस हो गया है, अब आप प्लीज मुझे पेमेंट कर दो। तो आपने वो जो आपके पास इंटीमेशन आया ना कि वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो आपने वो 30 days का नोटिस भेज दिया है, एंड ड्रॉअर जो है अगेन वो 15 days में भी पैसे नहीं दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि 138 का ऑफेंस कमिट हो गया। मैं वापस रिपीट करती हूँ, 3 कंडीशंस देखनी है। द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड विद इन अ वैलिडेटेड पीरियड, सेकेंड, जो भी पेई या होल्डर जो है उसे प्रॉपर नोटिस दिया था within the 30 days after receiving the intimation of the bank that the check has not been cleared and now Mr. Drawer, you are liable to pay the amount, and Mr. Drawer has not paid the amount within 15 days from receipt of the notice of the pay, तो इन केस में वो 138 का ऑफेंस कमिट हो जाता है। अब देखिए क्या बोल रहा है दूसरा, presumption in favor of holder, ये क्या बोलता है, it shall be presumed that the holder of a check received the check of the nature referred to in section 138, किसी भी डेट या लायबिलिटी के लिए ही वो चेक रिसीव हुआ है, ये लॉ प्रिज्यूम करके चलेगा। अगर आपको कुछ कॉन्ट्रेरी प्रूफ करना है तो आप बिल्कुल करिए, बट लॉ क्या प्रिज्यूम करेगा कि हाँ किसी भी डेट या लायबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए ही वो चेक इशू हुआ था। अब एक देखिए क्वेश्चन आता है, पे पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कंपेंसेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सीआरपीसी को कुछ भी देखना नहीं है इस केस में, वो क्या बोल रहा है, अगर 138 का ऑफेंस होता है, ठीक है,
then in that case the court may order the drawer of the check to pay interim compensation. interim मतलब for the time being, temporary compensation देने के लिए बोल देगा कोर्ट. क्या बोलेगा? अगर वो समरी केस है या समन्स केस है तो वो बोलेगा where he pleads not guilty to the accusation made in the complaint and in any other case upon framing of the charge. कोर्ट क्या बोलता है कि फाइन, अगर 138 का केस चालू हो गया है तो दो केसेस में वो इंटरिम कंपेंसेशन ऑर्डर करेगा. एक इमेजिन करिएगा सो दैट आप पूरे सेक्शन को इजीली समझ पाए. पहला तो वो ये बोलता है, अगर जैसे मान लीजिए ए ने बी के नाम का चेक ड्रॉ किया, ठीक है, अब ए के अकाउंट में एनफ पैसे नहीं थे और इसी के लिए चेक बाउंस हो गया. फाइन, अब बी को क्या करना है? अगर आज की तारीख पे बाउंस होता है दैट इज 30th of November, तो बी के पास में 30 दिन है कि वो नोटिस भेज दे ए को कि फाइन प्लीज ऑनर द पेमेंट. अगर ए को मानिए 10th of December को नोटिस मिल जाता है तो 10th of December से 15 दिन के अंदर में बी को ए को पेमेंट करना है. अगर ए पेमेंट नहीं करता है तो हम बोलेंगे डिसऑनर हो गया है. अब ट्रायल शुरू होगा. तो अगर वो समरी ट्रायल है या समन्स केस है जहां पे वो ए क्लियरली मना करता है कि नहीं नहीं आई डोंट हैव एनी लायबिलिटी, या अगर ए के अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम हो जाता है तो फिर ये सेक्शन रोल में आता है जहां पे ए को इंटरिम कंपेंसेशन देना पड़ेगा. कोर्ट क्या बोलेगा? अच्छा ठीक है, हम केस की पूरी सुनवाई करेंगे बट आप फॉर द टाइम बिंग एक बार बी को कंपेंसेशन दे दो थोड़े बहुत अमाउंट का. वो क्या अमाउंट है, कैसा अमाउंट है, वो हम पढ़ने वाले हैं, बट आप समझिएगा इंटरिम कंपेंसेशन ये है कि फाइन पूरा पेमेंट मत दो बट कुछ तो पेमेंट दो सो दैट एक बार काम चल जाए. तो वो अमाउंट क्या है? दैट इज 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक. ठीक है, जिस दिन इंटरिम कंपेंसेशन है ऑर्डर हुआ है, द इंटरिम कंपेंसेशन शैल बी पेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. और अगर फिर भी 60 days से एक्सीडिंग पीरियड चाहिए देन दैट शुड बी नॉट एक्सीडिंग 30 days. आगे देखिए, इफ द ड्रॉअर ऑफ द चेक इज एक्विटेड, अब बाद में पता चलता है कि ड्रॉअर ऑफ द चेक की तो कोई लायबिलिटी थी नहीं, एक्विटल हो गया, तो कोर्ट क्या डायरेक्ट करेगा? द कोर्ट शैल डायरेक्ट complainant to repay to the drawer the amount of interim compensation along with some interest which is prevalent. ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि जो भी ड्रॉअर है अगर वो एक्विट हो जाता है तो अब इंटरिम कंपेंसेशन तो वापस आना चाहिए. तो वो 20% ऑफ द अमाउंट जो हमने एज एन इंटरिम कंपेंसेशन पे किया था एंड दैट इज मैक्सिमम 20%. अगर आप देखिए दैट इज रिटन दैट इट शैल नॉट एक्सीड. ठीक है, तो वो ये बोल रहा है उस केस में फिर विद इन 30 days आपको पूरा अमाउंट वापस करना है बिकॉज ड्रॉअर की कोई लायबिलिटी है नहीं, है ना, कोई भी चेक बाउंस नहीं हुआ है. तो उस केस में आपको अलोंग विद इंटरेस्ट इंटरिम कंपेंसेशन को वापस करना है. और इंटरिम कंपेंसेशन मे बी रिकवर्ड एज इफ इट वर अ फाइन. सो बेसिकली इसके साथ होता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट खत्म. अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी पॉइंट पे कोई क्वेरी है, आपको क्लियर नहीं हुआ है, यू कैन डेफिनेटली रीच मी आउट ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड यस you can follow my Instagram page called Easing Law. Therein you can DM me and खूब अच्छे से पढ़ो. This is one of the most important topic of JIGL. अगर ओल्ड सिलेबस में देखेंगे तो EBCL का भी एक important topic है. और सिर्फ पढ़ाई इसके लिए भी नहीं, बट अगर आप देखेंगे तो रियल लाइफ में भी इस टॉपिक का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है. तो अच्छे से पढ़ो, कुछ भी जो नहीं समझ में आता है मेरे से पूछो एंड डेफिनेटली आई विल आंसर योर क्वेरीज. Thank you for watching this. If you liked it, do subscribe to my channel and like this video. Thank you.